आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ की। आज हम मिलकर आपस में साथ साथ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका ये जो पेपर होगा और ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैसे तो ये पेपर इजी होता नहीं है। बहुत लोगों को ये लगता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें सिर्फ टिक मार्क करना होगा और हम पास हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। ये सब्जेक्टिव से भी ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। इसमें सही मतलब सही, गलत मतलब गलत। तो जो ये मिथ लेकर चलते हैं इसमें अगर हम पढ़ेंगे भी नहीं और पास भी हो जाएंगे तो गलत है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम से। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा दूंगी जो इम्पोर्टेंट है। मैं दिखाऊंगी आपको कितने कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इग्नू में। ये तो मैंने 3 क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है। साथ ही साथ उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एज अ मेंटर, एज अ हिना दीदी और एज अ हिना मैम और हिना, मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। अगर जिन बच्चों को आधी अधूरी मेहनत करनी है, आधी अधूरी देखनी है, तो अभी छोड़ के आप स्किप करके चले जाओ, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन चारों पॉइंट्स में से बताना है कि नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा है। उसके लिए हमें समझना होगा कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सारी लिविंग थिंग्स आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को ह्यूमन ने नहीं बनाया। ह्यूमन की कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचुरली है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो गॉड ने हमें दी है। ऐसा एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अब देखो इन चारों ऑप्शन में से आपको समझ में आ जाएगा। पार्क्स ह्यूमन ने बनाए हैं। ठीक है, सेंचुरीज क्या होता है? सेंचुरीज का मतलब एक ऐसा सेफ प्लेस जहाँ पे बर्ड्स को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है शिकार से। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सेंचुरीज बना दी गई हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, है ना। तो सेंचुरीज को भी कौन बनाया है? ह्यूमन ने ही बनाया है। क्रॉप फील्ड को भी किसान, खेती बाड़ी, ये सब चीज़ें किसने करी है? ह्यूमन ने करी है। लेकिन फॉरेस्ट ऐसा एनवायरनमेंट है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, अपने आप बन सकता है। उसे ह्यूमन ने नहीं बनाया, जंगलों को ह्यूमन ने नहीं बनाया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉरेस्ट। ठीक है, समझ में आया? कुछ ऐसा एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, प्लांट, क्लाइमेट, सॉइल, रॉक, जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाए, उसे कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या है? फॉरेस्ट। सेकंड की बात करें कि डिटरमिनिज्म कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था। अब देखो, डिटरमिनिज्म थ्योरी थी एक, जिनको फ्रेडरिच रेटजेल ने दिया था। वो क्या बोले थे? वो बोलते थे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है और जो ज्योग्राफिकल प्लेस है, उसकी मदद से एक ह्यूमन का कल्चर और बिहेवियर डिसाइड होता है। मतलब हमारा इन्वायरमेंट और हमारा ज्योग्राफिकल प्लेस एक ह्यूमन के बिहेवियर को चलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए समझते हैं कि अगर पहाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, उनका जो कल्चर होगा, उनका जो बिहेवियर होगा, वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से होगा। जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं ना, उनका जो भी कल्चर है, जैसी भाषा वो बोलते हैं, जैसे खान पीन उनका खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो सब कौन डिसाइड करेगा? वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का जोग्राफिकल प्लेस डिसाइड करेगा। तो यही थ्योरी ये बोलती है कि हमारा इन्वायरमेंट किसको चलाता है? ह्यूमन को चलाता है। ये डिटरमिनिज्म थ्योरी किसने दी थी? फ्रेडरिच रेटजेल ने दी थी। 19वीं शताब्दी में ये जो थ्योरी थी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जो कि कौन लेकर आए थे? फ्रेडरिच रेटजेल लाए थे। लेकिन इससे पहले ना, ये ग्रीक के एक फिलोसोफर थे, सबसे पहले इस थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया था, लेकिन उतना ज़्यादा ये प्रसिद्धि में नहीं आई थी। तो इसलिए माना जाता है कि जो फ्रेडरिच रेटजेल थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में ये थ्योरी डेवलप करी। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ है इसका आंसर, फ्रेडरिच रेटजेल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें बताना है इन चारों में से कौन सा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की लिस्ट में नहीं आता। देखो, 2012 में
कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी, ठीक है, जिसमें हमने किस मुद्दे को उठाया था, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दे को उठाया गया था। फिर 2015 तक आते आते हमने हमारे 17 सस्टेनेबल गोल बना दिए गए थे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट हमने किया था 2016 में। तो एक लिस्ट है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये थे जिसमें हमने बोला था कि 2030 में हम ये सारे गोल्स को अचीव करेंगे, ठीक है। तो इन सारे गोल्स में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल का हिस्सा नहीं है, तो वो है सेकंड। देखो, हेल्थ को भी प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन ये पॉइंट हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मीन सी लेवल से ऊपर कहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा मीन सी लेवल को। देखो, जो सी का लेवल है, कभी वेव्स ऊंची हो जाती हैं, कभी नीची हो जाती हैं, तो एवरेज हाइट को सी की एवरेज हाइट को हम क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट करती है और किसके बाद से नहीं करती। तो देखो, इसका जो आंसर है वो बुक के अकॉर्डिंग तो 6000 है कि 6000 मीटर के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अब दिन प्रतिदिन सी का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 9000 इसका राइट आंसर है कि इतने से ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो हमारा एक्वाटिक एनवायरनमेंट है उसमें 5th ट्रॉपिक लेवल पे कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, इन सब में से कौन सा ऑर्गेनिज्म 5th ट्रॉपिक लेवल पे आता है। तो चलिए सब पिक्चर के थ्रू समझते हैं। वैसे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर शार्क है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि एक्वाटिक फूड चेन कैसी होती है और 5th ट्रॉपिक लेवल पे कौन से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो देखो, सबसे ये हो गया ट्रॉपिक लेवल 1 2 3, तो हर एक लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4 5 करके काउंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लेवल होते हैं, इसमें 4 है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी 5वें तक, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल आता है, उस पर छोटे छोटे बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी हो गया, सी ग्रासिस हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ये सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फिर इसको खाने वाले आते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे कि जू प्लैंक्टन हो गया, ये वाली फिश हो गई, क्वीन कोंच हो गया, ये सब कौन से पे आ रहे हैं, दूसरे सेकंड लेवल पे। फिर उसके बाद आती है हमारी जितनी भी स्मॉल फिशेस होती हैं जो पानी में तैर रही होती हैं, वो सारी स्मॉल फिश ये आ जाती है। फिर उसके बाद आती है हमारी लार्ज फिश अनदर ट्रॉपिक लेवल पे, और सबसे लास्ट की जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें आती है हमारी बड़ी बड़ी मछलियाँ, जैसे कि शार्क हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सारे किस में आती हैं, टूना हो गया, ये सारी इसमें आती हैं हमारे 5th ट्रॉपिक लेवल पे। तो ये हो गया हमारा 5 का आंसर, समझ में आ गया। तो 5 ट्रॉपिक लेवल का आंसर क्या हो गया, शार्क हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बायोस्फीयर में सल्फर का भंडार कहाँ पे है। तो बायोस्फीयर क्या होता है, देखो, वैसे तो इसका आंसर है सॉइल एंड सेडिमेंट्स में सल्फर की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसको भी हम पिक्चर की मदद से समझते हैं, ओके। तो देखो, हमारा जवाब ये था कि बायोस्फीयर के कौन से पार्ट में सल्फर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लिथोस्फीयर वो हो गया लैंड वाला पार्ट, जहाँ पे लैंड पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। पानी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और जो एयर में रहते हैं उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर मतलब वो पूरा पार्ट, चाहे वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा हो, लिथोस्फीयर का हिस्सा हो, हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा हो, वो पूरा हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लाइफ है, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का कौन से पार्ट में सल्फर बहुत ज्यादा मिलता है, तो सॉइल एंड सेडिमेंट्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा सल्फर पाया जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये कुछ हिंदी में है, अगर हिंदी मीडियम वालों को भी हेल्प चाहिए तो वो ले सकते हैं। देखो, मैंने ये सारे अभी क्वेश्चन समझाए तो आप इसकी मदद से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन कहता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ना,
उसकी इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज को हम क्या कहते हैं? मतलब जो भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसकी बीच वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? चलिए इसको भी हम पिक्चर की मदद से समझते हैं, लेकिन इसका आंसर है सीरी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सेकंड सीरी। चलिए तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। जब एक कम्युनिटी, ये कम्युनिटी है, सबसे पहले यहाँ पे थी बेयर रॉक्स, ठीक है, चट्टाने, पत्थर, पहाड़, ये सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे क्या हुआ, इस पे घास वास उगनी स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद इस पे श्रब उगे, ठीक है, और उसके बाद इस पे उगे बड़ी बड़ी प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज, ठीक है, एनिमल्स इसमें रहने लग गए, ठीक है, इन सब का घर बन गया। तो एक कम्युनिटी ने अपनी जगह चेंज करके दूसरी स्टेज में एंटर ली, अपनी डेवलपमेंट करी, एक सीरीज दूसरी सीरीज में चेंज हुई एक टाइम पीरियड में, और उसके बाद फिर ये तीसरी सीरीज में चेंज हुई, फिर ये चौथी सीरीज में चेंज हुई। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है ना, एक कम्युनिटी अपने आप को डेवलप करके आगे बदल रही है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, अब इसकी जो लास्ट कम्युनिटी होती है, जो लास्ट कम्युनिटी ये बिल्ड करती है, उस कम्युनिटी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इंटरमीडिएट, मतलब बीच वाले स्टेजेस को क्या बोलते हैं। और सबसे फर्स्ट जहाँ पर बैक्टीरिया, लाइसेंस, स्मॉल एनुअल प्लांट, ग्रासेस उगती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो फर्स्ट कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट को बोलते हैं पायनियर, लास्ट को बोलते हैं क्लाइमेक्स, और जो हमारी बीच वाली बनती है, बीच वाली स्टेज बनती है, उन्हें बोलते हैं हम सीरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीरी। अब बात करते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे आंट ईटर्स होते हैं, जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल्स होती हैं, स्लाउथ्स होते हैं, मंकी एंड लेओपर्ड एंड जंगली कैट्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल है, ऐसा घना जंगल है जिसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इस फॉरेस्ट के अंदर जो टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी जो होती है, मतलब हाई रेन होती है और हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पे धूप नीचे तक नहीं पहुँच पाती। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हो गए मंकी, स्लॉथ, लियोपर्ड, जंगल कैट्स, ठीक है, आंट ईटर, जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल। तो हमें समझ में आ गया ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो स्टोरीज होती हैं वो जो जोन बनाती हैं, वो जोन क्या रिप्रेजेंट करता है? वैसे तो इसका आंसर ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ड ऑन अ लार्ड है, लेकिन चलिए इसे पिक्चर की मदद से समझते हैं। जब रिवर का और ओशियन का मतलब सॉल्टी वाटर, और रिवर का मतलब फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर जिस एरिया पे मिक्स होता है, जहाँ पे इनका मिलन होता है, वही क्या कहलाती है? स्टोरी कहलाती है। यहीं पे स्टोरी फॉर्म होती है जहाँ पे नमकीन वाटर और मीठा पानी एक साथ मिल जाते हैं। अब इसका आंसर क्यों था? क्योंकि ये ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर होता है, इसमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी होती है। देखो आगे चल के तो हमें सलीन वाटर मिलेगा ही मिलेगा, खारा पानी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि इस वाले जोन पे हाई प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा बायोम में अप्रैल और जून के महीने में तेज़ हवा चलती है, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और वो डेजिकेटिंग एक्शन का मतलब ह्यूमिडिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसा कौन सा बायोम होता है? उससे पहले हमें समझना होगा बायोम किसे कहते हैं। बायोम का मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया जिसके अंदर बहुत तरीके के इकोसिस्टम आते हैं, चाहे डेजर्ट इकोसिस्टम हो, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, चाहे ग्रासलैंड का हो, ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम इस बायोम के अंदर आते हैं। ये एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत तरीके के क्लाइमेट्स होते हैं, बहुत तरीके के वेजिटेशंस होते हैं, बहुत तरीके की एनिमल लाइफ होती है। तो इसी बायोम में से हमसे पूछा गया है कौन सा बहुत ज़्यादा हीट अप्रैल और जून के महीने में हीट छोड़ता है, स्ट्रॉन्ग विंड छोड़ता है और पूरी ह्यूमिडिटी को सुखा देता है। तो देखो आपको नहीं लग रहा कि आप खुद दे सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है डेजर्ट बायोम। डेजर्ट बायोम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अप्रैल एंड जून के महीने में, और बहुत तेज़ गर्म हवाएं भी चलती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डेजर्ट बायोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि ऐसे कौन से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो बिल्कुल ही वाटर के बॉटम पर पाए जाते हैं, एकदम नीचे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है बेंटोस। लेकिन चलिए इसे एक पिक्चर की मदद से समझते हैं। तो देखो, जो बैंटोस होते हैं ना, बैंटोस क्या होते हैं, बॉटम ऑफ, एकदम बॉटम में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल बॉटम में रहते हैं उन्हें बोलते हैं बैंटस। हमारे ऑप्शन में नेक्टन भी थे। नेक्टन कौन होते हैं? नेक्टन हमारे स्विमर्स होते हैं, जो स्विम कर रहे होते हैं, जैसे कि इसमें ये मछली दिखा रखी है, लार्ज भी होते हैं एंड पावरफुल भी होते हैं। और फिर था हमारे ऑप्शन में न्यूस्टन क्या होता है? ये ना ऊपर एयर वाटर इंटरफेस में ज़्यादा रहते हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ ये टॉप पर ही स्पेंड कर देते हैं। ये अनअटैच ऑर्गेनिज्म होते हैं न्यूस्टन, ठीक है। ये प्लैंकटन हमारे उसमें था नहीं, लेकिन जो ऑप्शन थे उसमें से जो आंसर होगा वो होगा बैंटस, क्योंकि यही ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉटम में रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आपको हिंदी मीडियम में ये चाहिए तो आप देख सकते हो, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? इन चारों में से हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताने हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो दोबारा से बन सकते हैं, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ साल का टाइम नहीं लगेगा और जो ईजिली ख़त्म नहीं होंगे, ये पॉल्यूशन फ्री होंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं, चलिए पता करते हैं। इन चारों में से हमसे बोला जाता है पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, सही से इस्तेमाल करो। कोयला ख़त्म हो जाएगा, सही से इस्तेमाल करो। नेचुरल गैसेस भी ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। आपने सुना तो होगा ही कि सीड जो होते हैं वो हवा की मदद से, पानी की मदद से, बर्ड्स की मदद से, पक्षियों की मदद से इधर उधर चले जाते हैं। और फॉरेस्ट में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सके, दोबारा से रिन्यू कर सके। तो फॉरेस्ट क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ऐसी, देखो आज तक हमने क्या पढ़ा है, इवेपोरेशन का मतलब कोई भी सॉलिड फॉर्म में चीज़ होती है, फिर वो लिक्विड बनती है, लिक्विड बन के वो वेपर बन जाते हैं, वेपर बन के जब उड़ जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन हो गया, ठीक है। जैसे हमने बर्फ़ जमाई थी, बर्फ़ बाहर रख दी, तो बाहर रखने के बाद वो पानी बन जाएगी, पानी बनने के बाद वो वेपर्स की फॉर्म लेके उड़ जाएगी, तो हम इसी स्टेज को इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे बोलता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ दो ही स्टेज आती हैं, सिर्फ दो ही स्टेज आती हैं। पहले तो वो सॉलिड होता है, बाद में वो वेपर्स बन जाता है, लिक्विड उसमें बनता ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें लिक्विड ही नहीं बन रहा? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड चीज़ डायरेक्टली वेपर्स बन के उड़ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल लूँ तो इसका एग्जाम्पल होगा कपूर की गोलियां। अगर कपूर की गोलियों को आप हीट करोगे ना तो वो डायरेक्टली वेपर बन जाएंगी, पानी नहीं बनेगी, है ना। इवेपोरेशन में पानी भी बनता है, इवेपोरेशन में लिक्विड वाली स्टेज भी आती है, बट सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। फिनाइल की गोलियां हो गई इसका दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं और एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि ड्राई आइस हो गई, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इन चारों में से हमें ऐसा मेथड बताना है जो ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट का मेथड है ही नहीं, जिसको हम पहले यूज़ ही नहीं करते थे, जो अभी आया है। तो इसका आंसर क्या है? देखो, वाटर को मैनेजमेंट करना ये शुरुआत से चला आ रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम में जो नया आया है वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो देखो जोहाट क्या होता था? जोहाट एक पोखर टाइप का, पोंड टाइप का होता था, गोल सा। अब इसमें क्या करते थे लोग? पानी को मैनेज करते थे। पुराने ज़माने के जो गांव थे वो इसी में पानी को मैनेज करते थे, यहीं से पीने के लिए ले आते थे, खाने के लिए ले आते थे। ये होते थे जोहाट्स, ठीक है। बैम्बू ड्रिग इरिगेशन की मैं बात करूँ तो बैम्बू की मदद से बैम्बू लगा देते थे। बैम्बू लगाने से यहाँ से पानी आता, फिर यहाँ बैम्बू लगा दिया, यहाँ से पानी आता, फिर बैम्बू लगा दिया, ऐसे बैम्बू को जोड़ जोड़ के अपने गाँव तक ले आते थे। तो ये भी एक ट्रेडिशनल मैथड था। कुल्स की बात करूँ तो ये ग्लेशियर से जो पानी आता था ना, चट्टानों की मदद से इस पानी को गांव तक ले जाया जाता था। तो कुल्स भी क्या है? एक ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसका आंसर क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है।
अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इन चारों में से बताना है कि कौन सा सॉइल इरोजन का मेजर नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल नहीं करती बल्कि करती है, कंट्रोल तो नहीं कर रही बल्कि और ज़्यादा सॉइल इरोजन कर रही है। तो सबसे पहले समझते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। तो देखो, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी सूखे पत्ते वगैरह होते हैं, खाद वाद होती है, वो सब इसी वाली ज़मीन पर होती है। तो इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। और जब ये टॉप वाली लेयर खिसकती है, चाहे वो ह्यूमन की वजह से खिसक रही हो या फिर नेचर की वजह से खिसक के बह जा रही हो, फ्लड्स वगैरह की मदद से, या फिर किसी ने कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया ह्यूमन ने, तो ये जो ऊपरी परत जब हट जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है? इसको कंट्रोल करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाने से। जो पेड़ की जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़े रहेंगी, बहने नहीं देंगी, तो पेड़ लगाने से, ठीक है। अगर हम देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अगर डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, तो डैम्स क्या करेगा? डैम्स के बनाने से वो वाटर के फ्लो को कम कर देगा, ठीक है। जो वाटर का फ्लो होगा वो रेगुलेट होगा, जिससे क्या होगा? जो हमारी मिट्टी है, जो झांकी है, वो वहीं रहेगी। डैम्स बनाने से भी सॉइल इरोजन में बचाव हो रहा है। तो ये इसका आंसर नहीं है। अगर हम श्रब वगैरह उगा रहे हैं, ट्रीज, श्रब किसे कहते हैं? छोटे, जो ट्री तो हो गया हमारा बड़ा पेड़, ठीक है, और जो श्रब होते हैं ना, वो होते हैं हमारे छोटे मोटे पेड़। छोटे मोटे पेड़ जो हमारे पेट तक आए, इतनी हाइट होती है उनकी, ठीक है। अगर हम ट्रीज लगा रहे हैं, श्रब लगा रहे हैं, ग्रास उगा रहे हैं, तो ये तो मिट्टी की जड़ों को पकड़े रखेंगी, ये तो सॉइल इरोजन से कंट्रोल करेंगी, ठीक है, सॉइल इरोजन होने नहीं देंगी। और हम बड़ी बड़ी दीवारें बना देते हैं, तो ये भी हमारी सॉइल इरोजन को बचा लेते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है रिमूविंग द बिगर ट्री अलोंग द स्लोप, मतलब पेड़ों को हटा देना, उनके ढलान के साथ, उनकी जड़ों के साथ। उनको अगर हम हटा देंगे तो वो तो मिट्टी को पकड़ेंगे ही नहीं, और मिट्टी को पकड़ेंगे नहीं तो सॉइल इरोजन तो होता रहेगा। और इसमें हमसे पूछा था नॉट वाली बात, तो हमने बता दी कि इसका आंसर क्या है? थर्ड, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना पूछा गया था कि सॉइल इरोजन को कौन कौन चीज़ कंट्रोल कर सकती है, मिट्टी जो हट रही है उसे कौन कौन कंट्रोल कर सकता है। तो हम डैम्स बनाएंगे तो वो भी कंट्रोल करेगा, हम घास वगैरह उगाएंगे वो भी कंट्रोल करेगा, अगर हम दीवारें बनाएंगे तो भी कंट्रोल करेगा, अगर लेकिन हम पेड़ को निकाल देंगे तो वो कंट्रोल नहीं करेगा। बस इतना ही बोला गया था इस वाले पॉइंट में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताने, मतलब यहाँ पे हमसे फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इन चारों में से इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट बताओ। हमें इंपॉर्टेंस बतानी है फॉरेस्ट की, लेकिन जो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस है ना, उसको भी ना 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। देखो, फॉरेस्ट जो है ना, वो हमें बहुत तरीके से फ़ायदे देते हैं। हमारी इकोनॉमिक फ़ायदा भी देते हैं, हमें पैसों वाली मदद भी करते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन हमसे यहाँ पे इकोलॉजिकल ही पूछा गया है, तो ध्यान रखना, इकोलॉजिकल मतलब जो इन्वायरमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं। और एक और सिग्निफिकेंस होता है फॉरेस्ट का, वो होता है सोसाइटी। तो फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेस्ट हमें 3 तरीके से फ़ायदे दे रहे हैं, एक तो इकोनॉमिक से रिलेटेड, एक इकोलॉजिकल से रिलेटेड, और एक हमारी सोसाइटी से रिलेटेड। तो इसने हमसे पूछा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बतानी है। इकोलॉजिकल, देखो ये जो चारों पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि जितनी भी हमारी जो मेडिसिन वगैरह बनाने वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, ये प्रोवाइड करते हैं, सही बात है, फॉरेस्ट करते हैं। दूसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर भी बना सकते हैं हम फॉरेस्ट से, और उसको आगे बेच भी सकते हैं, ये भी सही बात है, ठीक है। तीसरा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनकी जो मिट्टी की में जड़ें होती हैं ना, वो उसको कंट्रोल करती हैं, ये भी सही बात है। और चौथा है कि ये ट्रिबल्स कम्युनिटीज़, जैसे कि आदिवासी वगैरह कम्युनिटीज़ को लिवलीहुड भी देते हैं, ये भी सही बात है तो चारों ये फ़ायदे ही फॉरेस्ट के। लेकिन अब हमें कौन सा सेलेक्ट करना है? हमें सेलेक्ट करना है जो इन्वायरमेंट को फ़ायदा दे रहा है। तो इन चारों में से आपको कौन सा लगता है कि इन्वायरमेंट को फ़ायदा दे रहा है? मिट्टी को अगर पकड़ के रखा है तो यही तो फ़ायदा दे रहा है ना इन्वायरमेंट को। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड है, जो सॉइल इरोजन में मदद कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउन फायर्स।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्राउन फायर कहाँ पे लगती है, कौन से फॉरेस्ट के अंदर लगती है। उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है क्राउन फायर किसे कहते हैं। देखो, क्राउन फायर का मतलब होता है, आपने देखा होगा घने घने जंगलों में आग लग जाती है, अपने आप ही वो आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब बहुत ज़्यादा घना जंगल होता है ना, तो वो क्या करते हैं, आपस में कंटिन्यूसली रबिंग करते रहते हैं। ऊपर की जो झाड़ियाँ होती हैं वो इतना ज़्यादा रबिंग करती हैं, जिससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है, कभी बिजली भी गिर जाती है ना। तो क्राउन फायर कहाँ पे होता है? क्राउन फायर मतलब जो आग जली है वो कैसे फॉरेस्ट में होती है? वो डेंस फॉरेस्ट में होती है। जो घना जंगल होता है, जब वो आपस में कंटिन्यूसली रबिंग करते रहेंगे तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो आग भी लगेगी। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ है इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं, ट्रिबल्स, जो आदिवासी होते हैं, जो वहाँ के वनवासी होते हैं, उनके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया था? तो उनके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बनाया गया था। ये जो एक्ट था वो इसलिए बनाया गया था कि जो भी वहाँ के वनवासी थे, उनके अधिकार को हम सुरक्षित रख सके, ठीक है। उनकी भूमि पे, उनके संसाधनों पर उनका भी हक हो, ठीक है। कभी क्या होता था, हमने उनको पिछाड़ दिया था, उनको पिछाड़ने की वजह से हमें उनके एक्ट बनाना पड़ा, उन कानून बनाना पड़ा उनके लिए, ताकि उनके अधिकारों को हम संरक्षित कर सके, संरक्षित करके रख सके, प्रोटेक्ट करके रख सके। तो भारतीय कानून आया था फॉरेस्ट राइट एक्ट, किसके तहत? फॉरेस्ट ड्वेलर्स के तहत और ट्रिबल्स के तहत, जो भी हमारे आदिवासी थे उन सब के लिए एक कानून आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट्स आर द रीजन ऑफ। देखो, हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? हॉटस्पॉट्स का मतलब वो एरिया जिसमें सबसे पहला तो हाई एंडेमिज्म है। हाई एंडेमिज्म का मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी स्पीसीज हैं जो सिर्फ इसी एरिया में पाई जाएंगी और दुनिया में कहीं नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। हाई एंडेमिक स्पीशीज का मतलब स्थानीय प्रजातियां जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जाएंगी और कहीं भी नहीं पाई जाएंगी। और दूसरा, वहाँ पे ना वेजिटेशन लॉस, मतलब कि कोई भी स्पीशीज वेजिटेशन लॉस हो चुकी है, 70% तक लॉस हो चुकी है। अगर ये दो क्राइटेरिया को पूरा करती है कोई भी एरिया, अगर ये दो क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है कि वहाँ पर 1500 स्पीशीज हैं वस्कुलर प्लांट की, और दूसरा कि वहाँ पे 70% वेजिटेशन लॉस हो चुकी है, वहाँ पे ऐसी स्पीशीज हैं जो दुनिया में शायद कहीं नहीं पाई जा रही, तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। अब हमारे भारत के अंदर ऐसे 4 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। अब हमें इसी बात से समझ में आ गया, हॉटस्पॉट के अंदर मतलब जो स्पीसीज होंगी ना वो बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, और ऐसी होंगी स्पीसीज में रिचनेस होगी, इतनी ज़्यादा रिचनेस होगी कि वो स्पीसीज सिर्फ वहीं पाई जाएंगी और कहीं नहीं पाई जाएंगी। तो इसका जो आंसर है वो है हाई एंडेमिज्म। इसका मतलब कि वहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कहीं नहीं पाई जाती और 70% लॉस होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अब बात करते हैं हमारे 20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन क्या कहता है? 20 क्वेश्चन कहता है कि इंडिया के अंदर इन चारों में से किसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है? तो इसका आंसर है मैंगो। इसका आंसर क्या है? मैंगो। मैंगो की बहुत ज़्यादा कैटेगरी है हमारे इंडिया के अंदर। लंगड़ा, चूसा, मूसा, टूसा, टूसा, मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है, सीरियस मत लेना टूसा मूसा को। अच्छा, तो मैंगो की 1000 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं हमारी इंडिया के अंदर। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा वैरायटी वाला कौन है? मैंगो है। अब बात करते हैं हमारे 21 क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि यूज़ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ऑप्शन बताना है। देखो, यहाँ पे सिंपल सी बायोडाइवर्सिटी के फ़ायदे पूछ रहा है, ठीक है, यूजेस पूछ रहा है। बायोडाइवर्सिटी के 2 फ़ायदे होते हैं, एक होता है यूज़ वैल्यू, एक होता है नॉन यूज़ वैल्यू। नॉन यूज़ वैल्यू, तो नॉन यूज़ वैल्यू का मतलब होता है जो शायद फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं, एग्जिस्टेंट में है, मतलब कुछ ऐसे मतलब क्योर हैं, ऐसी मतलब स्पीशीज़ हैं जिनको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है आने वाले आगे फ्यूचर में हम यूज़ कर सकें, तो उसे बोलते हैं नॉन यूज़ वैल्यू। तो इसके बारे में तो इसने हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है इसने यूज़ वैल्यू के बारे में। यूज़ वैल्यू क्या कहती है? जिसे हम करंट में यूज़ कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब ऐसी स्पीशीज़, ऐसी चीज़ें जिसको हम करंट में अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उसके फ़ायदे बायोडाइवर्सिटी के फ़ायदे पूछ रहा है ये। तो ये जो 3 है ना
ऑप्शनल, एग्जिस्टेंट एंड बिगेस्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूज वैल्यू के। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है फोर्थ, एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी की मदद से या बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो हमारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं। आपने देखा होगा गार्डन वगैरह में अगर हम बहुत सारी स्पीशीज़ के प्लांट लगा लें, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग देती हैं, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की यूज़ वैल्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, उसके बारे में इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखो, ये बात हकीकत है कि 12 सेंटर हैं कल्टिवेटेड प्लांट के, ये बात बहुत सही है। 26 रिकॉग्नाइज्ड एंडेमिज्म सेंटर भी हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये बात भी सही है। लेकिन ये जो बात है ना, इंडिया हैज़ 12 बायोजियोग्राफिकल रीजन, नहीं, गलत है। इंडिया के पास 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है। अब बात करते हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन होते क्या हैं। तो बायोजियोग्राफिकल रीजन जो होते हैं वो मतलब ऐसी प्लेस, ऐसे एरिया जहाँ पर जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगी, सिमिलर कैटेगरीज के प्लांट एनिमल्स पाए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऐसे रीजन्स की, तो ऐसे तो 10 रीजन हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, हिमालयाज रीजन, कोस्टल रीजन, ये किसके एग्जांपल हैं? बायोजियोग्राफिकल रीजन के, ठीक है। तो समझ में आ गया। बायोजियोग्राफिकल रीजन याद रखने वाली चीज़ है, 10 है इंडिया के अंदर, 10, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है इनमें से? हमने पढ़ा था ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यू कर सकते हैं जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा से बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, जो पोल्यूशन फ्री होते हैं, उन्हीं रिन्यूएबल रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है, ये पोल्यूशन फ्री होती हैं। तो ये बोल रहा है कि इन चारों में से बताने हैं कि कौन सी एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए पोल्यूशन फ्री हैं। तो इसमें से जो आंसर है वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को हम बना सकते हैं, खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं विंड मिल्स के थ्रू। विंड मिल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? विंड एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन अगर कोयला ख़त्म हो गया, बना सकते हैं? नेचुरल गैस ख़त्म हो गई, बना सकते हैं? एटॉमिक एनर्जी ख़त्म हो गई, बना सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? विंड एनर्जी। अब ये बोल रहा है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के यूज़ बताने, क्या वो पोल्यूशन फ्री है? बिल्कुल है जी, वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है। क्या वो सस्ती है? देखो, बात करूँ सस्ती की ना, तो देखो सस्ती, वैसे तो वो सस्ती नहीं है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल के साथ, कन्वेंशनल सोर्सेज के साथ जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोयल हो गया हमारा, ऐसी एनर्जी के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये सस्ती भी है, क्योंकि कोयल वगैरह की मेंटेनेंस में, बनने में, ठीक है, इन सब में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, एक्सपेंसिव होता है ये। तो ये भाई चीप भी है अगर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है भाई, पोल्यूशन फ्री भी है, चीप भी है। थर्ड पॉइंट यही कहता है कि चीप भी है और पोल्यूशन फ्री भी है। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि ना तो ये चीप है ना ही पोल्यूशन फ्री। तो इसका आंसर है थर्ड। थर्ड बोलता है कि ये चीप भी है और पोल्यूशन फ्री भी है, ठीक है। अब अगला की बात करते हैं, मोस्ट सुटेबल फ्यूल। फ्यूल सेल होती है, फ्यूल सेल लाइक बैटरी की तरह काम करती है, ठीक है। फ्यूल सेल से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है। तो इसमें ना हम कौन सा फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं? हम हाइड्रोजन का करते हैं और ऑक्सीजन का करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मदद से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं फ्यूल सेल के अंदर। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्लज गैस। स्लज गैस क्या होती है? देखा है, सीवेज, मड, कीचड़, गंदगी, गाद, ठीक है। ऐसे जब ऐसी चीज़ों से, सीवेज वगैरह से, सीवेज को इकट्ठा किया जाता है, इन सारे वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है, फिर एक टैंक होता है डाइजेशन टैंक, उसमें डाला जाता है। डाइजेशन टैंक में डालने के बाद एक मीथेन गैस को निकाला जाता है जिससे बिजली बनाई जा सकती है। तो स्लज गैस के अंदर कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, ठीक है। मीथेन गैस से हम क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। मीथेन गैस को जनरेटर में यूज़ करके हम बिजली बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कुछ टूल्स की मदद से स्पर्म को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि काऊ का हो गया, एलिफेंट्स का हो गया, इन सब के स्पर्म को हम बाहर निकाल लेंगे और इन स्पर्म की मदद से हम क्या करेंगे, अनदर ब्रीडिंग करवाएंगे। उसी स्पर्म को यूज़ करके हम बाद में ब्रीडिंग करवा सकते हैं और ये ज़्यादातर काउज वगैरह में, एलिफेंट वगैरह में देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एलिफेंट होगा, क्योंकि एलिफेंट में भी ये सब चीज़ें की जाती हैं, लिजार्ड के साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर एलिफेंट ही है, जिसका स्पर्म हम निकालते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू और स्पर्म को आगे की ब्रीडिंग करने में, आगे बढ़ाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग क्या होती है? फॉस्टरिंग का मतलब होता है, अच्छा पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। फॉस्टरिंग जो टेक्निक है ना, वो किस में ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है? फॉस्टरिंग कौन सी टेक्निक है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जिनकी जो अंडे देने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब उन सब का पालन पोषण वो खुद नहीं कर पाते, तो ऐसे बहुत सारे केसेस में जब एक एनिमल अपने बच्चे दूसरे एनिमल को दे देता है, इंसान ही देंगे, वो खुद से तो देंगे नहीं, है ना। तो जब एक एनिमल के बच्चे दूसरे एनिमल्स पालते हैं तो उसी प्रोसेस को हम फॉस्टरिंग कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है वूपिंग क्रेन के अंदर। वूपिंग क्रेन क्या होता है? वूपिंग क्रेन एक वाइट कलर का पक्षी होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। वूपिंग क्रेन क्या है? वाइट कलर का पक्षी है, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉस्टरिंग कंजर्वेशन टेक्निक यूज़ की गई थी, जिनको किनके दूसरे पेरेंट्स ने पाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव मतलब ऐसे पेड़, ठीक है, ऐसे पेड़ क्या करते हैं, नेचुरल फिल्टर्स बन के क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल को हटने नहीं देते। समुद्र के किनारे पर सॉइल इरोजन को नेचुरल फिल्टर की तरह रोकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के द्वारा एक MBA प्रोग्राम चलाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, एजुकेशन सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में, कल्चर के सेक्टर में, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक प्रोग्राम चलाती है MAB। उस प्रोग्राम की फुल फॉर्म बतानी है हमें, तो उस प्रोग्राम की जो फुल फॉर्म है ना, वो है मैन एंड बायोस्फीयर। इसका आंसर क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर, जो किसके द्वारा चलाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आपने इस ट्रेजेडी के बारे में सुना ही होगा, कैसे पूरे भोपाल में गैस फैल गई थी, कितने लोग मर गए थे। ठीक है, आंखों में जलन होने लगी थी। ये जो भोपाल में गैस फैली थी, ठीक है, इसमें क्या था? देखो, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी, ठीक है, जो कि क्या बनाती थी, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड बनाया करती थी। तो उसको बनाने के लिए उनको एक गैस की ज़रूरत होती थी जो फैली थी उस समय। ठीक है, तो उसी गैस का नाम बताना है, वो कौन सा केमिकल था जो हर जगह फैल गया था, जिसकी वजह से आंखों में इतनी जलन होने लगी, लोग मरने लगे, जिसका असर आज भी है। वो गैस ना अगर पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है ना, तो वो अपना रिएक्शन फैला देती है, और उस दिन रात को भी यही हुआ था। वो गैस किसके साथ रिएक्ट कर गई थी? पानी के साथ, और वो हर जगह फैल गई थी। और उस गैस का क्या नाम है? उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये एक MIC के नाम से जानते हैं इसको हम। ये ऐसा केमिकल था जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में पूरी जगह में फैल गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑर्गेनिक मैटर, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसको मेजर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, और वो साथ में ऑक्सीजन भी लेंगे। उसी चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है BOD का। BOD एक मेजर है जो हमें बताता है कि पानी कितना गंदा है। अगर हम BOD से मेजर करते हैं, ठीक है, और हमें पता चलता है कि पानी में कितना ऑक्सीजन है और बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब पानी बहुत गंदा है, और वो कम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो पानी साफ़ है। तो ये एक तरह का मेजर है BOD, जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि पानी कितना गंदा है और पानी में कितना ऑक्सीजन है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं जो जितना भी वेस्ट होता है, चीज़ें होती हैं, उसको ईजिली ब्रेक डाउन कर देते हैं। ऐसे पॉल्यूटेंट को हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बोलते हैं। और जो नहीं कर पाते ईजिली ब्रेक डाउन, उनको बोल देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इन चारों में से बताना है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है, ये कौन सा ईजिली नेचर के द्वारा ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो इन चारों में से है पेपर। पेपर को ईजिली ब्रेक डाउन किया जाता है, तो इसका आंसर पेपर है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी इंडिया के अंदर कितनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट सेट की गई है। देखो, डीबी क्या बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं। ये स्केल होता है मेजर करने के लिए नॉइस पॉल्यूशन को। ठीक है, तो डीबीए क्या होता है, डीबीए का मतलब जब हम पिच और प्रेशर, पिच साउंड की जो पिच है और उसका जो प्रेशर है, जब दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोलते हैं डीबीए। ठीक है, डीबीए। अब कितना रखा गया है इंडिया के अंदर, कितनी लिमिट सेट करी गई है, तो 45 dBA सेट किया गया है इंडिया के अंदर। ये सारी याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें बताना है फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो फिजिकल ट्रीटमेंट, मतलब जितना भी वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो इसका आंसर है लगूनिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या है, लगूनिंग। ये क्या होता है, एक तालाब की तरह होता है। ठीक है, ये तालाब की तरह होता है, लगून होते हैं। इसमें जितना भी सीवेज वाला वाटर होता है, सीवेज गंदगी वंदगी होती है, वो इसमें डाल दी जाती है। कुछ केमिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद जल भी डाला जाता है। ठीक है, और इसके थ्रू वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, कम किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लगूंगिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि देखो, अंडरग्राउंड डिस्पोजल, डंपिंग एट सी, लैंडफिल डिस्पोजल या इंसिनरेशन, ये सारे ही मेथड हैं वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो अब इन चारों में से हमें सबसे बेस्ट बताना है, एकदम जो सबसे बेस्ट है। तो इसका आंसर है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, देखो हम इसमें क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी वेस्ट होता है उसको जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। उससे राख को तो एक तरफ निकाल लेते हैं और हमारी जो एनर्जी होती है वो एक तरफ प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, है ना। तो इसका जो बेस्ट मेथड है वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए वो है इंसिनरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, ये फूड चेन के थ्रू क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं। जैसे ये छोटी मछली है, छोटी मछली ने तालाब में से कुछ गंदी सी चीज़ खा ली, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया या फिर मेटल खा ली कोई, ठीक है, तो हैवी मेटल खा ली, तो अब इस छोटी सी मछली को तो कोई बड़ी मछली खा लेगी। तो फूड चेन के थ्रू जब ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती हैं, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब जहाँ पे जो फूड चेन के थ्रू जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं और मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि हमारे पास 4 रेनफॉल के लिए प्लेस हैं, ए प्लेस, बी प्लेस, सी प्लेस, डी प्लेस। ठीक है, ये 4 प्लेसेस हैं। अब बताना है हमारे को इसमें से एसिड डिपोजिशन क्या होता है। देखो, एसिड डिपोजिशन दूसरा नाम है किसका, एसिड रेन का। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एसिड रेन इन 4 प्लेस में से कौन सी होगी। तो पहली प्लेस है 5.5 की, दूसरी प्लेस है 6.2 की। देखो, एसिड रेन तब बोलेंगे हम जब 5.5 से जब pH घटता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ये एसिडिक रेन हो रही है। लेकिन 6.2 है, 6.9 है, 6.5 है, तो ये नॉर्मल रेन है, इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जितने भी एसिड प्रेजेंट थे हमारे इन्वायरमेंट में, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करे और फिर जब एसिड के साथ रेन करी उन्होंने, ठीक है, एसिड, पानी और एसिड मिल चुके हैं, वो रेन की फॉर्म में नीचे आ रहे हैं, तो उसकी pH वैल्यू बतानी है हमें। तो वो है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए इसका आंसर है ए, 5.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, वो क्यों होगा, अगर देखो बुक में तो 5.7 दिया गया है,
अगर 5.7 आए तो उसमें भी थोड़ा बहुत एसिड है, 5.6 आए तो उसमें भी है, और 5.5 से नीचे आए तो भाई उन सब में तो है ही एसिड की वैल्यू। लेकिन अगर इनसे ऊपर आए जैसे कि 6.9 तो इनमें एसिड की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो पीएच वैल्यू ऑफ रेनफॉल होगा वो ए होगा 5.5। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, ओजोन लेयर डे भी मनाया जाता है, वो भी इंटरनेशनली ओजोन लेयर बनाया जाता है। कौन सी तारीख को? 16 सितंबर को, ठीक है, जिसमें हमारी ओजोन लेयर पे फोकस किया जाता है कितनी हार्म हो रही है। तो ये वाला डे भी मनाया जाता है। वो कौन सी तारीख है? 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि CFCS जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हमारी ऐसी गैसेस जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती जा रही है, पतला बनाती जा रही है, जो हमारी फ्रिज से निकलने वाली गैसेस हैं, जो हमारे एसी से निकलने वाली गैसेस हैं, इन गैसेस की मदद से हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, तो पतली होती जा रही है। तो ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके बारे में इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन, ये 3 एटम्स होते हैं, 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के अंदर। तो देखो, पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि क्या ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती जा रही है, पतला बनाती जा रही है? CFC बिल्कुल जी बिल्कुल बना रही है। हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को पतला बना रही है, ये बात भी सही है। दूसरी बात कहता है कि ये क्या पेंट एंड डिओड्रेंट्स में यूज़ होती है गैस? बिल्कुल होती है भाई, होती है। CFC को हम पेंट में, डिओड्रेंट में यूज़ करते हैं। तीसरा बोल रहा है कि ये मैनी ईयर तक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, स्टेबल रहती है। तो भाई ये भी बात सही है, बिल्कुल रहती है जी। तो चौथी बात ये बोल रहा है कि जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो UV रेडिएशन के साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं करते, कोई भी अनअफेक्टेड चीज़ है क्या? तो ये गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस UV रेडिएशन के साथ मिलती है तो रिएक्ट करती है। वो क्या होता है वहाँ पे? कौन सा रिएक्शन होता है? वो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी UV रेडिएशन सन की तरफ से आ रही हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ब्रेक डाउन हो जाती है और क्लोरीन एटम्स को निकाल देती है। क्लोरीन एटम की मदद से जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रॉय और डैमेज होने लगती है। तो भाई रिएक्शन तो होता है, इफेक्ट तो करती है, और इसने बोला अनइफेक्टेड, तो ये तो गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4th, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारे संविधान के अंदर, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था, कौन से सन में बनाया गया था? तो इसका आंसर है 1976। 1976 में कानून आया था, इन्वायरमेंटल कंजर्व प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, जिसका पर्पस क्या था? हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखने का, इम्प्रूव करने का, ठीक है। ये सब के लिए हमारा एक्ट बना था 1976 में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? NBA क्या है? NBA समझते हैं। NBA का मतलब होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। अब इसको किसने सेटअप किया, कहाँ सेटअप हुआ? तो इसको सेटअप हुआ था बायोडाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू। बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या है? एक कानून है। और NBA क्या है? NBA एक संस्था है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जब बनाया गया था तो उसके अंदर हमने NBA जैसी संस्था को डेवलप किया था, सेटअप किया था। क्यों किया था? ताकि ये जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व कर सके, उसको मैनेज कर सके, उसको प्रोटेक्ट करके रख सके। इसके लिए भी तो एक संस्था होनी चाहिए। तो इस एक्ट के थ्रू, इस कानून के थ्रू एक संस्था बनाई गई थी, NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या था? ऐसा कानून जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है जितनी भी इंडेंजर स्पीशीज हैं, इंडेंजर मतलब जो लुप्त होने की कगार पर है, जो बहुत ज़्यादा रिस्क में है, ऐसी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उस लिस्ट के अंदर इन चारों में से किसका नाम नहीं आता है, किसका कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो देखो, लॉयन का तो है, एलिफेंट का भी है,
क्रोकोडाइल का भी है। इसका आंसर होने वाला है कैमल। कैमल का नहीं है अभी तक माना। कैमल भी एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो भी लुप्त होने की कगार पर है, लेकिन इन तीनों को लिस्ट में शामिल कर रखा है, कैमल को नहीं कर रखा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। 44 क्या कहता है कि स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिसीज। जब हम स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ डिसीज की तो उसे क्या बोलते हैं हम? देखो, इस क्वेश्चन की कंफर्मेशन मेरे पास है नहीं राइट आंसर। देखो, वैसे तो आंसर ये होगा एथोलॉजी, लेकिन फिर भी मेरे पे कंफर्मेशन नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही लेके चलना। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो जेनेटिक डिसीज़ है, जो जन्म से ही आ जाती है हमारे अंदर? तो देखो, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, डायबिटीज़ भी बाद में ही होती है, अल्कोहलिज्म मतलब जो शराबी होते हैं, जो शराब पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हमारी जन्म से नहीं होती। लेकिन मैं बात करूँ मंगोलिज्म की, तो ये जन्म से होता है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी डिसीज़ हो जाती है, जैसे कि आपको ये सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये किसके शिकार हैं? इसी डिसीज़ के शिकार है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी ह्यूमन की बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमारे आधे पापा के और आधे मम्मी के। लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम की मात्रा हो जाती है वो एक्स्ट्रा हो जाती है, एक एक्स्ट्रा हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिसीज़ हमें होती है। जेनेटिक डिसीज़ इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 4th। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जियोलॉजिकल डिजास्टर क्या है? डिजास्टर समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा हो चुका है कुछ डिजास्टर। इन चारों में से बताना है जियोलॉजिकल डिजास्टर क्या है। जियोलॉजिकल डिजास्टर मतलब ऐसी चीज़ जो किससे, हमारी भूमि से, हमारी अर्थ से रिलेट करता हो। देखो, फ्लड भी आपके माइंड में डिजास्टर के लिए तो फ्लड भी आ रहा होगा, लैंडस्लाइड भी आ रही होगी, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड रिलेटेड है हमारी भूमि से, हमारी अर्थ से। देखो, फ्लड भी एक डिजास्टर है, लेकिन फ्लड किससे रिलेट करता है? फ्लड रिलेट करता है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर से। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर वो डिजास्टर होते हैं जो वाटर से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो फ्लड है हाइड्रोलॉजिकल, और जियोलॉजिकल में आता है हमारी लैंडस्लाइड्स। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो जो आगे का क्वेश्चन है वो है चांदी प्रसाद भट्ट। चांदी प्रसाद भट्ट जो थे ना, एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे। क्या थे? एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और इन्होंने चिपको मूवमेंट में अपना बहुत योगदान दिया था। ठीक है, ये गांधी जी के मार्ग पे चलते थे, ये पीस एंड नॉन वायलेंस को बढ़ावा देते थे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि चांदी प्रसाद भट्ट किससे एसोसिएटेड है? तो चांदी प्रसाद भट्ट का नाम चिपको मूवमेंट में लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है कहाँ पर हम नेचर को एज अ मदर कंसिडर करते हैं? प्रकृति हमारी माँ है, ये तो हम इंडिया में ही कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर है इंडिया व्यू। इंडिया के व्यू से जो प्रकृति है वो हमारी माँ है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे एनवायरमेंटल डिसीजन जो कि अफेक्ट करते हैं एथनिक ग्रुप को। एथनिक ग्रुप मतलब जातीय समूह के जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं एथनिक ग्रुप। तो कुछ ऐसे एनवायरमेंटल डिसीजन होते हैं जो एथनिक ग्रुप को अफेक्ट करके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सोशल इनइक्वालिटी। इसका आंसर है सोशल इनइक्वालिटी। जैसे ये एग्जाम्पल से समझाती हूँ। नर्मदा नदी पर एक बांध बनाना था। ठीक है, अब उस बांध ने कई गांव डुबो दिए, जितने भी आदिवासियों के गांव थे उनको डुबो दिया। ठीक है, उन्हें पहले से बताया नहीं गया, बहुत सारे गांव डूब गए। तो इस चीज़ ने किस चीज़ को प्रमोट किया? सोशल इनइक्विटी को प्रमोट किया। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी इन्वायरमेंटल डिसीजन होते हैं जो किसको प्रमोट कर रहे होते हैं? सोशल इनइक्विटी को। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इन्वेस्ट सेंटर्स। इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? इसको एस्टैब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये क्या है? इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और आपस में फैला देते हैं। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन फैला देते हैं। तो इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन सी रिपोर्ट में सबसे पहले डिफाइन किया गया था? तो देखो, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट इसका आंसर है। जो ब्रूटलैंड थे ना, ब्रूटलैंड का इनका पूरा नाम है
ये फीमेल थी जो कि नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी। नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर जिनका पूरा नाम था ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड। ठीक है, इन्होंने कमीशन बिठाई थी, एक कमेटी हुई थी जिसमें सबसे पहले इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज़ के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि हमारे क्या क्या गोल होने चाहिए, हमें इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है, सोशल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है। तो इस कमेटी के अंदर इन्होंने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की थी। तो उसी ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में ना सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पे डिफाइन हुआ था? ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। आपको याद रखना है इनका नाम ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड, क्योंकि ये आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूविंग मतलब शिफ्ट करना। मूविंग मतलब एक चीज़ से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। हम जब पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन से फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर शिफ्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, देखो क्या होता है ना, हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, हमारे डिज़ायर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे डिज़ायर गोल हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें ट्रांजिशन करने पड़ते हैं, हमें चेंजेस करना पड़ते हैं, मूव होना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर ले। जैसे कि पहले हम इस्तेमाल करते थे कोयले की वजह से अब तो कोयला तो कम है, हमने कहाँ पे शिफ्ट कर लिया? हमने शिफ्ट कर लिया सौर ऊर्जा पे। हम क्या कर रहे हैं? अब सूरज की मदद से, पैनल की मदद से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत सारे सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम क्या कर, डीजल से हम अपनी बसेस को, व्हीकल्स को चलाते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जब हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये बोलता है कि सस्टेनेबल गोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद तो करना ही करना है कि कौन से हमारे 17 सस्टेनेबल गोल थे। तो उन सब में से जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया, देखो उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, इसमें भी आया है। तो इन चारों में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा क्लीन एयर। ठीक है, क्लीन एयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं हमारे डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं हमारे वो बैक्टीरिया, फंगी जो हमारे इन्वायरमेंट में वेस्ट होता है उसको डीकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सेप्टोट्रॉप्स। चलिए इसको मैं समझाती हूँ। अच्छा, ये वाला जो पेज है ना, ये मेरी पिछली वन शॉट का पेज है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की मैंने वन शॉट करवाई हुई है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर कर रखे हैं। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए समझते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन? प्रोड्यूसर्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और अपना खाना खुद कौन बनाता है हमारे इन्वायरमेंट में? हमारे प्लांट्स। वो क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो ऐसे मेंबर होते हैं नेचर के अंदर जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, मतलब कि प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, और वो प्रोड्यूसर्स को ही खाते हैं। जैसे कि टिड्डा वगैरह हो गया, ये सब किस पे डिपेंड है? हमारे प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, इनको हेटेरोट्रॉप्स, फेगोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स बोला जाता है। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स। तो ये याद करने वाली और ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस में पूछ सकता है। ठीक है, अब कंज्यूमर में ना कई तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं। एक प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फिर टर्शरी होते हैं, फिर टॉप कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, अब लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि डीकम्पोजर्स को हम बोलते हैं सेप्टोट्रॉप्स, और इनको हम रिड्यूसर्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं? जब हमारी पूरी फूड चेन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, फूड चेन कंप्लीट हो जाती है, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, जो लास्ट वाला होता है ना, जो ईगल होता है, जो टॉप कार्निवर्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे डीकम्पोजर्स आते हैं। जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, तो माइक्रो
ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल वगैरह के अंदर, ठीक है, वो इस वेस्ट को रिड्यूस करने का काम करते हैं, इसलिए इनको रिड्यूसर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल फंगी हो गया, ये डिकम्पोज करते हैं उन सारे ऑर्गेनिक मैटर को, ब्रेक डाउन करते हैं, तो इनको डिकम्पोजर भी बोलते हैं, सेप्टोट्रॉप्स भी बोलते हैं और रिड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स को क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि इकोसिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखो ये बात सही है कि इकोसिस्टम की जो टर्म आई थी, इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले जो टांसले थे ना, टांसले ने इंट्रोड्यूस किया था इकोसिस्टम को, ये बात बहुत सही है। इकोसिस्टम यूनिट ऑफ स्टडी है, इसके अंदर हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, नॉन लिविंग, लिविंग के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है इस चीज़ की स्टडी करते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में समझा रखा है, इकोसिस्टम क्या होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन भी क्लियर है। तीसरी लाइन कह रही है कि इकोसिस्टम में बहुत सारे इन्यूमरस कॉन्ट्रास्ट इन साइज। इसका मतलब क्या होता है कि इकोसिस्टम में बहुत बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म भी हैं और बहुत छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म भी हैं, और उसमें साइज का बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इन्यूमरस कॉन्ट्रास्ट इन साइज बोलते हैं। एक बहुत बड़ा हाथी भी है, एक छोटी सी चींटी भी है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। तो ये लाइन भी बहुत सही है। हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा वेराइटी है, बहुत सारा डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ये बात भी सही है। तो इसकी जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी वो होगी फर्स्ट वाली, क्योंकि कहीं पे आपने देखा है कि पहाड़ों के बीच में और मैदानों के बीच में बाउंड्रीज है? नहीं देखा। कहीं पे आपने ऐसा देखा है कि नदी और समुद्र के बीच में बाउंड्रीज हैं? क्या आपने ऐसा देखा है कि ग्रास और जंगल के बीच में बाउंड्रीज हैं? तो ये लाइन बिल्कुल ही गलत है, कहीं पर बाउंड्रीज नहीं है इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन कहता है कि बायोस्फीयर का कौन सा पार्ट वाटर को कंटेन करता है? वाटर कंपोनेंट मैंने अभी बताया था ना, वाटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जैसे कि पिक्चर में अभी मैंने पीछे बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स कौन से लेवल पे आते हैं? क्वाटरनरी कंज्यूमर को कौन से कंज्यूमर्स होते हैं? जो हमारे टॉप कार्निवर्स होते हैं, जो हमारे एपेक्स प्रीडिएटर्स होते हैं। तो उनका ट्रॉफिक लेवल क्या है? चलिए इसको एक पिक्चर की मदद से समझते हैं। तो अब देखो इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आता है, मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आ गए हमारे प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बना रहे थे, जैसे कि अभी मैंने ऊपर समझाया था आपको। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बना रहे थे, इनको किसने खाया? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया। प्राइमरी कंज्यूमर्स को किसने खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने खाया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं? टर्शरी कंज्यूमर खाते हैं, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर को अब कौन खाएगा? फाइनल कंज्यूमर। अब फाइनल कंज्यूमर के बहुत सारे नाम होते हैं। फाइनल कंज्यूमर का नाम होता है एपेक्स प्रीडिएटर, अल्फा प्रीडिएटर, इनको टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। और ये होते हैं हमारे फाइनल कंज्यूमर, जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, रिड्यूसर्स होते हैं, जो इन सारी चीज़ों को, जो आखिरी फाइनल कंज्यूमर को रिड्यूस कर रहे होते हैं, डिकम्पोज कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। फिफ्थ पे हमारे कौन से आते हैं? हमारे आते हैं टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स, तो इसका आंसर क्या है? ट्रॉपिक लेवल फिफ्थ, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसे कौन से फॉरेस्ट हैं जिसमें हैमलॉक के ट्री, मैपल ट्री पाए जाते हैं? तो ऐसे कौन से फॉरेस्ट होते हैं? हेमलॉक देखो इतने लंबे लंबे पेड़ वाले ट्रीज होते हैं, ठीक है। मैपल मतलब वो जिनकी जो पत्तियां होती है थोड़ा ऑरेंज टाइप, येलो टाइप की होती है मैपल ट्री, ठीक है। तो अब ये कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा, ठीक है। इसमें बहुत लंबी लंबी डंडे वाले पेड़ होते हैं, लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं। ऐसा फॉरेस्ट लंबे समय तक जीवित रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूरोप, एशिया में पाया जाता है। ये हमेशा ग्रीन रहते हैं और यहाँ पे ना ये ठंडे और नम मौसम में होते हैं और इनको 300 से 900 तक के बीच में मिलीमीटर रेन पर ईयर चाहिए होती है। समझ में आ गया टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या थे? और हमने पहले पढ़ा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से बताना है आपको, जो लोकस्ट होता है ना, डेजर्ट लोकस्ट, लोकस्ट मतलब टिड्डा, टिड्डे को कौन खाता है? टिड्डे को खाने वाला कौन है? तो लॉरीकेटा क्या होती है? एक बहुत बड़ी लिजार्ड होती है। अब इतनी बड़ी लिजार्ड का एक छोटे से टिड्डे से क्या ही काम?
चल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इतनी बड़ी लिज़ार्ड इतना छोटा टिड्डा खा के पेट कैसे भर सकती है? हमारे वल्चर्स भी नहीं भर सकते। तो इसका आंसर है कैलोटस। कैलोटस क्या होता है? ये ना छोटी लिज़ार्ड होती है जो क्या खाती है? टिड्डे खाती है। तो इसका आंसर क्या है? कैलोटस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि वाटर के बॉटम पे कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? तो इसको हमने पहले भी फोटो के थ्रू समझा था। तो बेंटोस जो होते थे, बेंटोस वाटर के बिल्कुल बॉटम में रहते थे। तो इसमें तो बेंटोस का दे ही नहीं रखा। देखो बेंटिक इसका आंसर है। बेंटिक मतलब वो जोन। बेंटिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है जो वो ऑर्गेनिज्म है बॉटम पर रहते हैं। और बेंटोस का मतलब क्या था? बेंटोस का मतलब उस कम्युनिटी के ग्रुप का नाम था बेंटोस, जो कि बॉटम पे रहता था। तो बेंटोस हो गया ग्रुप, बेंटिक हो गया वो जोन, वो एरिया जहाँ पे वो जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बेंटिक ही है और बेंटोस ही था। ठीक है, समझ में आया? बाकी और सब क्या थे वो तो हमने पिक्चर के थ्रू समझा ही था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा ओशन जोन है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज मिलती है, हाई प्रोडक्टिविटी है? तो ऐसा जो जोन है वो है नाइट्रोजन जोन। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, जो बनने में सालों लगा देगी, जो खत्म हो जाएंगी तो मतलब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखो, वाटर को दोबारा से बनाया जा सकता है। कैसे? वाटर खत्म हुआ तो बारिश हो जाएगी, दोबारा से पानी हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट भी अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। पैस्चर का मतलब क्या होता है? पैस्चर का मतलब जहाँ पे जो बकरियाँ घास चरती है ना, चरागाह जिसे बोलते हैं, वो होते हैं पैस्चर। ठीक है, तो ये भी अपने आप में घासें तो कितनी उग जाती हैं। जो हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो मिनरल इसका आंसर है। ऐसे खनिज जो दोबारा से बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसका आंसर मिनरल्स है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन कहता है कि फ्रेश वाटर में कितना सॉल्ट होता है? देखो नाम से ही पता लग रहा है वाटर कैसा है? फ्रेश है, मतलब खारा पानी नहीं है, सॉल्टी वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर की बात हो रही है। तो इसमें जो सॉल्ट की मात्रा होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, ना के बराबर होगी। तो इन चारों में से आपको सबसे कम मात्रा किसकी दिखाई दे रही है? इन चारों में से सबसे कम जो है वो है 1.5%। ठीक है, तो 1.5% से भी कम सॉल्ट फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तो ये इसका आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉटन कौन सी सॉइल के अंदर उगती है? कौन सी सॉइल कॉटन के लिए सबसे ज़रूरी है? तो याद रखने वाली चीज़ है, कॉटन हो गया, हमारी रुई हो गई, और हमारे गन्ने, हमारे शुगर केन, इन दोनों के लिए सबसे अच्छी जो सॉइल है वो है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इनके लिए बहुत बढ़िया सॉइल है। ब्लैक सॉइल को पता है ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, उसका नामकरण कर दिया ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है कॉटन के लिए। ठीक है, ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये महाराष्ट्र में, MP में, गुजरात में मिल जाती है। ठीक है, और ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो ब्लैक कलर होता है ना, वो किस वजह से होता है? आयरन की और लाइम की मौजूदगी। इस मिट्टी के अंदर आयरन होता है, लाइम होता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल किसके लिए सूटेबल होता है? हमारे शुगर केन के लिए, हमारे कॉटन के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन चारों में से बताने कौन सा सॉइल कंजर्वेशन मेथड नहीं है, मतलब सॉइल को कंजर्व करने का मेथड नहीं है। हमें पता था सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, जब ऊपरी लेयर जो खत्म हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट लेयर होती है मिट्टी की जो पहली परत होती है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब वो खत्म हो जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब उसको सॉइल को कंजर्व करने के बहुत सारे मेथड होते होंगे, बहुत सारे मेथड हमने पहले भी पढ़ा ये पॉइंट कि हम अगर पेड़ लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वो मिट्टी की जड़ों को पकड़े रखेंगे, तो वो तो सॉइल को कंजर्व करेंगे। अगर हम डैम्स बनाएंगे तो वो पानी के बहाव को इधर से उधर नहीं ले जाएंगे, जिससे मिट्टी जहाँ की जहाँ होगी वो वहीं रहेगी। तो डैम्स भी सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट है। हम प्लांट्स लगा रहे हैं, ये भी सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट है। जब हम दीवारें बना देते हैं ना, तो ये भी सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट है। इसमें जो आंसर होगा, इसमें नॉट का आंसर पूछा था, तो नॉट है इसमें कीपिंग द सॉइल वेट। अगर हम सॉइल को गीला रखते हैं तो ये कोई मेथड नहीं है सॉइल को बचा के रखने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस बताने हैं, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है।
लेकिन अब कैसे बतानी है? अब बतानी है इकोनॉमिक। हमने पिछले बार पढ़ा था कि क्या बतानी थी, जो हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा दे रही थी ऐसी बतानी थी, लेकिन अब जो पैसों से रिलेटेड फ़ायदा दे रही है, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस ऐसी बतानी है, ठीक है। अब देखो, अगर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इससे कोई पैसा कमा रहे हैं? नहीं। मॉडरेट ग्लोबल क्लाइमेट को अगर हम मॉडरेट रख रहे हैं तो क्या इससे कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मिल रहा है? नहीं। अगर हम इकोलॉजिकल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट की मदद से तो क्या इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है? पैसों से रिलेटेड बेनिफिट हो रहा है क्या? नहीं। ये तो सारे इन्वायरमेंट के ही पॉइंट हैं। तो इसका चौथा जो आंसर है, चौथा ही आंसर है। चौथा आंसर क्या कहता है? ऐसे प्रोडक्ट को फॉरेस्ट से लेना जिसकी मदद से इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को बनाया जाता है, जिसे बेचकर हमें पैसा मिलता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है? फोर्थ। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट फॉरेस्ट के लिए सही नहीं है? तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि फॉरेस्ट जो है ना कार्बन सिंक है, कार्बन को सोक करने वाले, कार्बन को ऑब्जॉर्व करने वाले। बहुत सही बात है भाई, हमारी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ ही ले लेते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी की जड़ों को पकड़े रहते हैं, जिससे कि लैंडस्लाइड का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये बात भी सही है। ठीक है। थर्ड बोल रहा है वेक्टर बोर्न डिसीज। वेक्टर बोर्न डिसीज अभी समझाती हूँ, रुको एक मिनट। अब फोर्थ बोल रहा है इट इज़ अ ग्रेटेस्ट रिपोजिटरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रिपोजिटरी का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एक चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हम एक चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ स्टोर हैं, रहती हैं, उनका घर है वहाँ पे। तो ये बात भी सही है फॉरेस्ट के लिए। फॉरेस्ट तो है ना बायोडाइवर्सिटी का रिपोजिटरी, ये बात भी सही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 4। अब वो क्यों होने वाला है? जो हमारा फॉरेस्ट है ना वो वेक्टर बोर्न डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वेक्टर बोर्न डिसीज़ कौन सी डिसीज़ होती हैं? ऐसी डिसीज़ जिसमें हमारे ब्लड को फीड किया जाता है मच्छरों द्वारा, फ्लाइज द्वारा, ठीक है, सैंड फ्लाइज द्वारा। तो ब्लड फीडिंग होती है इसमें। ब्लड फीडिंग की मदद से जो डिसीज़ होती हैं जैसे कि डेंगू, मलेरिया, इन डिसीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिसीज़, जो ब्लड फीडिंग की वजह से हो रही है। तो फॉरेस्ट इसमें रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्टली नहीं है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है फॉरेस्ट के बारे में। तो थर्ड इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं हमारे 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन कहता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को हटा देना, पेड़ों को परमानेंट रिमूव कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन किसकी मदद से हो सकता है? जब मिट्टी की जो ऊपरी परत है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो जब हट जाएगी, वो बह जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो फिर तो जब बीज ही नहीं रहेंगे, न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे, तो पेड़ तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। और जब पेड़ ही नहीं ग्रो कर पाएंगे, मिट्टी ही बेकार है, तो डिफॉरेस्टेशन तो होगा ही। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ही है, आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन कहता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ किसकी पाई जाती हैं? कौन है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर में? वो जो छोटे छोटे से है ना इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही सबसे ज़्यादा है हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इनकी भी गिनती हम गिन सकते हैं, इनकी भी और इनकी भी, लेकिन इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फिनिटी नंबर्स में अवेलेबल हैं। इतने ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं इंसेक्ट्स की एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो शायद अनकाउंटेबल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा बायोजियोग्राफिक जोन है, बायोजियोग्राफिक जोन मतलब अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, हमारे इंडिया के अंदर कितने जोन थे? 10 जोन थे। ठीक है, 10 जोन थे। वो जो 12 वाली स्टेटमेंट थी वो गलत थी। हमारे इंडिया के अंदर 10 जोन थे। बायोजियोग्राफिक जोन मतलब ऐसे जोन जहाँ पे सिमिलर टाइप के एनिमल, प्लांट, स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हिमालयाज, कोस्टल रीजन। तो बताना है उन 10 में से ऐसा कौन सा जोन है जो सबसे ज़्यादा, इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट कवर करके रखा हुआ है। तो इस पिक्चर में आपको कौन सा नज़र आ रहा है? यही नज़र आ रहा है। तो क्या है ये? इसका आंसर है द डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है,
तो यही है इसका आंसर, जिसने सबसे ज़्यादा इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर कर रखा है। ये ऐसा जोन है जिसने इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर किया हुआ है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया के अंदर 4 हॉटस्पॉट थे, हमने पढ़ा, ठीक है। अब 4 हॉटस्पॉट, इन चारों में से ये बताना है इंडिया का कौन सा है। तो इसका आंसर है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट इंडिया का हॉटस्पॉट है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं है। चलिए इसको भी ना एक पिक्चर की मदद से समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम में हमें क्या बोला गया है, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि हम उसकी यूज़फुलनेस, उसके इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, कैसे यूज़फुल है, कैसे इंपॉर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी के 2 तरीके के इंपॉर्टेंस होते हैं, 2 तरीके के यूज़ होते हैं। एक होता है यूज़ वैल्यू और दूसरा होता है नॉन यूज़ वैल्यू, ठीक है। यूज़ वैल्यू का मतलब जो हम करंट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, जिन प्रोडक्ट्स को, जिन चीज़ों को, जिन स्पीशीज़ को, बायोडाइवर्सिटी को हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं, जो भाई हमारे यूज़ में आ रही है, उसको हम यूज़ वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जो हमने फ्यूचर के लिए रखे हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग में तो है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो वो आती है हमारी नॉन यूज़ वैल्यू में, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो नॉन यूज वैल्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है नॉन यूज वैल्यू मतलब बिगेस्ट। बिगेस्ट इसका ऑप्शन है। नॉन यूज वैल्यू के 3 ऑप्शन है, एग्जिस्टेंट, बिगेस्ट एंड ऑप्शनल। तो बिगेस्ट किस में आ रहा है, नॉन यूज वैल्यू में। ये डायग्राम याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं। यूज वैल्यू का एस्थेटिक अभी हमने पहले पढ़ा था, और अब नॉन यूज वैल्यू का बिगेस्ट आंसर है, ठीक है। नॉन यूज वैल्यू मतलब बिगेस्ट, नॉन यूज वैल्यू मतलब बिगेस्ट, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, बिगेस्ट किसका एग्जाम्पल था, नॉन यूज वैल्यू का एग्जाम्पल था, तो यही है इसका आंसर। बाकी ये 3 किसके एग्जाम्पल थे, इनडायरेक्ट यूज के। चलिए अब बात करते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। नॉन लग गया ना, नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, ऐसी एनर्जी, ठीक है, जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है। क्या विंड एनर्जी को हम दोबारा से बना सकते हैं, विंड मिल के थ्रू हम विंड एनर्जी कितनी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। सोलर एनर्जी जो सूर्य की मदद से बनाते हैं, सोलर पैनल की मदद से बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं भाई, इसको भी रिन्यू कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जो हम अर्थ की भूमि में से निकालते हैं, ठीक है। जो अर्थ होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, अंदर से मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो पानी को स्टीम बना देता है, और वो स्टीम बाहर आती है अर्थ से, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इसको भी हम बना सकते हैं क्योंकि अर्थ के अंदर तो बहुत गर्मी है। लेकिन जो हमारी एटॉमिक एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो एटम की मदद से, जो न्यूक्लियर फ्यूल की मदद से बनाई जाती है, उसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, और इसको यूरेनियम की मदद से, थोरियम की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है, अगर ये फ्यूल ख़त्म हो गए तो इनको बनने में काफ़ी साल लग जाएंगे, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल नहीं है, इसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए इसका आंसर है एटॉमिक। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जियोथर्मल एनर्जी के लिए जो हम भूमि के अंदर से, जो अर्थ के अंदर से जो इतना ज़्यादा हीट है, जो हीट पानी को क्या कर रहा है, भाप बना रहा है और बाहर निकाल रहा है, उससे जो टरबाइन चल रही है और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो जियोथर्मल एनर्जी के लिए कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा सुटेबल है। तो वो कौन सा एरिया है जियोथर्मल एनर्जी के लिए, जो सबसे बेहतर एरिया है वो है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास, वो है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये बोलता है इंडिया की हाफ ऑफ द नीड किससे पूरी हो रही है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हम किससे बना रहे हैं, क्या ऑयल से बना रहे हैं, क्या हाइड्रो पावर से बना रहे हैं, क्या कोयल से बना रहे हैं, क्या नेचुरल से बना रहे हैं। तो इसका आंसर है कोयल। कोयल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जाग्राम। ऊर्जाग्राम क्या होता है, ऊर्जाग्राम का मतलब होता है ऐसे गाँव, ऐसे विलेज जिनके अंदर, ऐसे गाँव
ऐसे विलेज जिनके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, इंस्टॉल कर देती है बायोगैस जैसे प्लांट्स को, सोलर पैनल्स को, और वो वहाँ के जो लोग होते हैं अपनी ज़रूरतों को उन्हीं रिसोर्सेज से पूरा करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं ऊर्जाग्राम। तो ऊर्जाग्राम का मतलब क्या हुआ, सेकेंड आंसर है इसका मतलब हुआ कि ऐसे विलेज जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया है उनके यहाँ पर। जैसे कि एक गांव है राजस्थान में, भोजपुरा, ठीक है, वहाँ पे क्या किया, ऊर्जाग्राम के तहत सोलर पैनल्स, बायोगैस प्लांट लगा दिए गए और गांव की ज़रूरतों को पूरा किया गया। तो इसे ही क्या बोलेंगे, हम ऊर्जाग्राम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन, सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का मतलब ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजाति जो कि लुप्त हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, जिसका विनाश हो चुका है। तो इन चारों में से हमें बताना है ऐसा कौन सा है। चीते तो आज भी देखने को मिलते हैं, क्रोकोडाइल तो आज भी देखने को मिलते हैं, तो ये तो ख़त्म नहीं हुई। सीगुल भी आज भी देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारे पैसेंजर पीजन थे, पैसेंजर पीजन की जो प्रजाति थी ये ख़त्म हो चुकी है। पहले किस में पाए जाते थे, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, अब ये लॉस्ट हो चुके हैं। लॉस्ट किस लिए हुए, इनका बहुत ज़्यादा शिकार हुआ, इनके जो हैबिटेट थे वो लॉस हो गए, शहरीकरण हो गए, जिनकी वजह से जो हमारे पैसेंजर पीजन थे, बेचारे प्यारे प्यारे कबूतरियाँ, वो ख़त्म हो गई, ठीक है, इनकी जाति लुप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन चारों में से कौन सा कमर्शियल हंटिंग का पार्ट नहीं है। कमर्शियल हंटिंग मतलब ऐसा शिकार जिसको हम अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, अपने पैसों वाली ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पस से हंटिंग कर रहे हैं। देखो वेल को ना आज भी ना मीट के लिए और अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इनको बेच के पैसा मिलता है। तो ये तो हुई कमर्शियल हंटिंग। जो डियर होते हैं उनकी सींगों को, उनके मीट को आज भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, पैसा कमाया जाता है इससे भी। और जो हमारे स्नैक हो गए, उनके जहर को, उनकी स्किन को बेचकर भी पैसा मिलता है। और ये जो हमारे वाइल्ड एस, बेचारे गधों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा इस दुनिया में, गधे तो बेचारे ऐसे ही हैं। वाइल्ड एस ही इसका आंसर है। वाइल्ड एस मतलब वो गधे जिनको कमर्शियल हंटिंग के पर्पज से यूज़ नहीं किया जाता है, बेचारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, बेचारे ये भी क्या करें, बेचारा गधा बेचारा हमारा। तो इसका आंसर क्या है, वाइल्ड एस है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन चारों में से हमें बताना है कौन सा इन्वेसिव स्पीशीज का एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहले इन्वेसिव स्पीशीज समझते हैं। ऐसी स्पीशीज जो अपने एरिया से भटक के दूसरे एरिया में चली जाती हैं और वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं। जैसे कि आपका कोई दुश्मन है, वो आपके ही घर में आ गया और आपको ही वहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ है आपको ही नुकसान पहुँचा रहा है, उसको बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज़। तो इन चारों में से बताना है कौन सी इन्वेसिव स्पीशीज़ नहीं है। तो वाटर हाइसेंथ ये भी इन्वेसिव स्पीशीज़ का एग्जाम्पल है। कांग्रेस वीड ये भी इन्वेसिव स्पीशीज़ का एग्जाम्पल है। मेस्किटिर ये भी इन्वेसिव स्पीशीज़ का एग्जाम्पल है। अब बेचारे जो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वीट पी बहुत ज़्यादा स्वीट है, स्वीट पी ही इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वो इन्वेसिव स्पीशीज़ नहीं है, वो ऐसी स्पीशीज़ नहीं है वो जो दूसरों के एरिया में जाके दूसरों को नुकसान पहुँचाए। बेचारे के मम्मी पापा ने बहुत सारे संस्कार दिए हैं, उनका नाम ही स्वीट पी रखा है, तो ये नुकसान नहीं पहुँचाती, ये इन्वेसिव स्पीशीज़ का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है स्वीट पी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। अब सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन को समझते हैं। कंजर्व करने के ना दो तरीके होते हैं, इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू, ठीक है। अब देखो, इन तो नाम से ही समझ में आ रहा है जो अंदर है, एक्स मतलब जो बाहर है, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। तो इन सिटू का मतलब होता है ऐसा कंजर्वेशन, ऐसा बचाव, ऐसा प्रोटेक्शन हम कुछ स्पीशीज को उनके हैबिटेट पे, उनके घरों पर ही जब प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बचाते हैं, तो उसे बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और वहीं मैं बात करूं कि अगर हम उनको उनके घरों से उठा के दूसरी जगह ले आते हैं जहाँ पे ह्यूमन ने कुछ बना रखा है, ह्यूमन का मेड इन्वायरमेंट है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब स्पीशीज़ को रखा जाता है तो उसे बोलते हैं एक्स सिटू, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जंगल में कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे या मछलियाँ हैं, तो उनको अगर उनके घरों पे सेव कर रहे हैं तो वो हो गया इन सिटू। अगर उन्हें बाहर सेव कर रहे हैं, दूसरा ह्यूमन के द्वारा बनाए गए इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो बोलते हैं एक्स सिटू। तो इनमें से बताना है कौन सा इन सिटू का एग्जाम्पल है। तो इन सिटू नेशनल पार्क वहीं के जंगलों को कहा गया है।
नेशनल पार्क उन्हीं के घर हैं जहाँ पे वो जानवर रहते हैं, वहीं पे उन्हीं को तो नेशनल पार्क बोलते हैं। तो इन सिटू का एग्जांपल है नेशनल पार्क। जूलॉजिकल पार्क तो ह्यूमन ने बनाए हैं, जू वगैरह तो ह्यूमन ने बनाया है, फॉस्टरिंग ह्यूमन करवाता है, कैप्टिव ब्रीडिंग ह्यूमन करवाता है। तो इन सिटू नेशनल पार्क इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट क्या है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा जो सोर्स पोल्यूटेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉइंट सोल्यूशन, एक होते हैं नॉन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इस पॉइंट से निकल रहे हैं ऐसे पॉल्यूटेंट जो इस किसी स्पेसिफिक पॉइंट से निकल रहे हैं, किसी स्पेसिफिक जगह से निकल रहे हैं, हमें पता है ये इस नाली में से आ रहा है, तो उसे बोलेंगे पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट। जो जिनकी हमें कोई भी स्पेसिफिक एरिया नहीं पता होती कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कि इधर से आ रहे हैं, इधर से, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, तो वो हर जगह से आ रहे हैं और यहाँ पे पॉल्यूटेंट फैला रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। जिसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया नहीं है, वो बड़े बड़े क्षेत्रों में से आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों में से आ रहे हैं, उनको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है। देखो, चिमनी की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, हमें पता है चिमनी की वजह से हो रहा है, तो ये तो हुआ पॉइंट, तो ये तो इसका आंसर नहीं होने वाला। नेक्स्ट है कि जो इंडस्ट्री की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री, हमें पता है कि इंडस्ट्री की मदद से, एक पॉइंट है इंडस्ट्री में से निकल रहा है। ठीक है, गंद इंडस्ट्री में से निकल रहा है, तो ये भी पॉइंट का ही एग्जाम्पल है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। फिर हमें पता है कि कन्फाइंड एरिया मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात की गई है। स्पेसिफिक एरिया, यहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है, पॉल्यूटेंट आ रहा है, तो ये भी हमें पता है, ये भी हो गया पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3। इसका आंसर 3 इसलिए होगा क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब एग्रीकल्चर इतना बड़ा फील्ड है, अब हर जगह एग्रीकल्चर के हर फील्ड में से, हर जगह से क्या आ रहे हैं, पॉल्यूटेंट आ रहे हैं। जो इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं है, एक चिमनी नहीं है और एक कन्फाइंड एरिया नहीं है, तो ऐसे सोर्स पॉल्यूटेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट बोलेंगे। तो इसका आंसर हो गया 3। अब बात करते हैं हमारे 32 की। 32 क्या है, 32 बोल रहा है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल जो नहीं है वो बताना है। तो देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, अच्छा पहले इसको समझाती हूँ, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब जो डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, पहली बार में डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब जो इनडायरेक्ट रिलीज हो रहे हैं, इनडायरेक्टली बन रहे हैं, किसी रिएक्शन वगैरह से बन रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ प्राइमरी पॉल्यूटेंट की, देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे फ्यूल जलाने से, व्हीकल की धुआंओं से, फैक्ट्रियों से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ह्यूमन ही छोड़ रहा है ना, तो ये डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में। सल्फर डाइऑक्साइड चिमनी से, कोयल को जलाने से, फैक्ट्रियों से, मिनरल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये तीनों तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे बनता है, चलिए आइए इसको एक पिक्चर की मदद से समझते हैं। ठीक है, अभी हमें बताइए कि हमारे इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो कहाँ से निकली है, चिमनी से निकली है, फैक्ट्रियों से निकली है, फ्यूल से निकली है। चलिए इसे पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखो अब मैं आपको बताती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। आपने देखा कि जितने भी चिमनी से, फैक्ट्रियों से और जितने भी मिनरल एक्सट्रैक्शन से जो गैस निकल रही है वो निकल रही है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हम ये देखो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है किससे, फैक्ट्री से। ठीक है, और गाड़ियों से भी निकल रही है, नीचे गाड़ियाँ भी चल रही है, ये पिक्चर पूरी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो नीचे गाड़ियाँ भी है, तो गाड़ियों से भी निकल रही है। अब क्या हुआ, हमारे ये ऊपर रिलीज हो गई, जब आसमानों में गई तो वहाँ पे पानी मौजूद होता है, वहाँ पे मॉइस्चर होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करती है, जब हमारे सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, बादल में जाकर, बादलों के पास जाकर, तो वो इस रिएक्शन से बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली इमिटेड नहीं हुआ था, डायरेक्टली रिलीज नहीं हुआ था, ये इनडायरेक्टली रिलीज हुआ है, किसी दो चीज़ों के रिएक्शन से रिलीज हुआ है और फिर जाके ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन, ऐसे ही चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी सेकेंडरी पॉल्यूटेड कहलाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि RSPM का
स्टैंडर्ड लेवल बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा RSPM होता क्या है। RSPM का मतलब होता है, देखो आपने देखा होगा हमारी हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। स्मोक, फॉग, गंदी हवा, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और हमें अस्थमा से रिलेटेड, फेफड़ों में रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आसानी से हो सकती हैं। तो उसी को मापने के लिए, उसी चीज़ को मापने के लिए जिस यार्ड स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं RSPM, ठीक है। RSPM, अब RSPM का स्टैंडर्ड लेवल कितना है इंडिया के अंदर, तो इसका आंसर है 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये जो क्यूबिक मीटर है ना, ये यूनिट है। जैसे हम केजी में नापते हैं आलूओं को, है ना, दूध को नापते हैं लीटर में, तो वैसे ही ये यूनिट है क्यूबिक मीटर। तो RSPM का जो स्टैंडर्ड लेवल है इंडिया में वो है 60 माइक्रोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो कॉलीफॉर्म है उसको कैसे, कौन से टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। तो कॉलीफॉर्म क्या होता है, कॉलीफॉर्म होता है हमारा बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया, ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। शुरुआती दौर में तो ये बहुत अच्छा है, बाद में जाके खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पानी के अंदर, हमारे खुद के अंदर भी ये बैक्टीरिया होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी मिट्टी में, हमारे जीवों में, हमारे पानी में प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं, कॉलीफॉर्म बोलते हैं। इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है, तो कौन सा टेस्ट होता है उसके लिए टेस्ट होता है MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ठीक है। ये टेस्ट होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो भी वाटर में, जो भी इन्वायरमेंट में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है उसको इसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। अब आप सोच लो, बैक्टीरिया का भी टेस्ट हो रहा है, बैक्टीरिया को पता लगाने के लिए, समझे, बैक्टीरिया का भी टेस्ट हो रहा है, बैक्टीरिया का भी। सोच लो हमारी दुनिया कितने आगे बढ़ गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड का कौन सा मेथड नहीं है इसमें। देखो वेस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, वेस्ट को मिनिमाइज करना, वेस्ट को कम करना। तो आपने बुक में देखा होगा, वेस्ट मिनिमाइजेशन के बुक में 3 मेथड दिए हैं। एक होता है प्रोसेस मॉडिफिकेशन, एक होता है वेस्ट कंसेंट्रेशन, एक होता है वेस्ट सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये तीनों किसका पार्ट है, ये तीनों पार्ट है हमारा वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड के। लेकिन मैं बात करूँ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये वेस्ट को मिनिमाइज करना है और ये वेस्ट को रिसाइकल करना है, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3rd। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेस्ट के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का इन चारों में से कौन सा मेथड है। देखो वेस्ट को ट्रीट करने के कई मेथड होते हैं। वेस्ट को, जो हमारा वेस्ट है ना, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे, तो सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। एक होता है केमिकल के थ्रू, एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं। तो ये जो इसमें, अब देखो बायोलॉजिकल से समझ में आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके थ्रू, ये क्या करते हैं, हमारे वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जब वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो वो कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहे हैं, डाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं वेस्ट को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 3rd। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट मतलब जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, अब उनसे भी तो वेस्ट निकलता होगा। जैसे कि वहाँ पे भी बहुत सारे फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता होगा, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता होगा, प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता होगा, आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट है। अब न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका इन्होंने पूछा है। तो देखो अगर इस वेस्ट को, न्यूक्लियर वेस्ट को हम जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक होगा। ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, बहुत ज़्यादा। तो इन्वायरमेंट पे ना फैले, कुछ ऐसा तरीका हमें खोजना होगा। तो बर्न करने से तो भाई इन्वायरमेंट गंदा होगा, समुद्र में फेंकने से भी इन्वायरमेंट गंदा होगा। लैंडफिल डिस्पोजल का मतलब जब हम मिट्टी में, ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं तो उसे लैंडफिल डिस्पोजल कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट को गाड़ देंगे तो इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, अंडरग्राउंड डिस्पोजल। अंडरग्राउंड डिस्पोजल का मतलब होता है बहुत खुदाई करने के बाद, बहुत गहरे गड्ढे में जब गाड़ते हैं तो उसे बोलते हैं अंडरग्राउंड डिस्पोजल, ठीक है। तो इसका बेस्ट वे क्या होगा, अंडरग्राउंड डिस्पोजल। इससे हार्म जो होगा सबसे ज़्यादा कम होगा।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस के लिए आपको समझना होगा ग्रीन हाउस क्या होता है। देखो, जो हमारी पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी दिन में वो सूरज की लाइट को अब्जॉर्व करती है, ठीक है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर, जो एटमॉस्फेयर लेयर है, कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे जो सूरज से आ रही हीट को अब्जॉर्ब करती है और कुछ को वापस भेज देती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती है हार्मफुल रेडिएशन होती है जिनको वापस भेज देती हैं, कुछ को अब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। तो अर्थ जो रहती है हमारी गर्म रहती है, तो वहाँ पे कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? तो वहाँ पे हमारी होती है ग्रीन हाउस गैसेस के नाम है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे होती है, मीथेन भी वहाँ पे होती है, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो अब कौन सी नहीं हुई ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस का जो नहीं है उसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाए हुए हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने कुछ एक्शन प्लान बनाए हुए हैं, उसमें 8 मिशन है, हमारे पास 8 मिशन है। तो पूछा गया है कि उन 8 मिशन में से इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो वो जो मिशन है ना, वो पेज नंबर आपको 215 पे मिल जाएगा। 215 पे 8 मिशन दे रखे हैं, 215 पे 8 मिशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें पता लग जाएगा कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये पार्ट नहीं है किसका? 8 मिशन का, ठीक है। यही है, वैसे ही क्वेश्चन है सस्टेनेबल गोल की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर पे कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? तो अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोसोस्फेयर, अपर लेयर ऑफ मिसोस्फेयर, कहाँ पर होती है हमारी ओजोन लेयर? तो चलिए इसको एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। वैसे इसका आंसर अपर लेयर ऑफ द ट्रोफोस्फेयर है, इसका सेकंड है आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सेकंड। देखो ये पिक्चर क्या कह रही है, देखो हमारी अर्थ है, सबसे पहले हमारी अर्थ है। अब अर्थ को ना एक लेयर्स ने ढका हुआ है जिसको हम बोलते हैं हमारा एटमॉस्फेयर, जो हम बोलते हैं कि अर्थ की ब्लैंकेट है जिसको अर्थ ने कवर कर रखा है, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ किससे कवर है? हमारे एटमॉस्फेयर से कवर है। अब एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन्हीं लेयर्स के ये नाम है, ठीक है। ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, ये किसकी लेयर्स हैं? एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं जिसने हमारे पूरे अर्थ को कवर कर रखा है। तो जो हमारे ऊपर सबसे ऊपर और फर्स्ट लेयर होती है वो होती है ट्रोफोस्फेयर की, जो 20 किलोमीटर तक फैली होती है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी बादल वगैरह बनते हैं वो इसी लेयर में बनते हैं। फिर हमारे क्वेश्चन में हमसे ओजोन लेयर की बात पूछी थी, तो हमारी जो सेकंड लेयर आती है, सेकंड लेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है, और यहीं पे हमारे जितने भी हवाई जहाज वगैरह होते हैं यहीं उड़ते हैं। फिर हमारे उल्का पिंड, फिर हमारी सैटेलाइट वगैरह अलग अलग लेयर्स में आ जाती हैं। तो हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि हमें बताना था कि ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर किसके ऊपर है? ट्रोफोस्फेयर के ऊपर है। किसके ऊपर है? ट्रोफोस्फेयर। ये सेकंड लेयर है जो कहाँ तक फैली हुई है? 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है, जिसमें हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे हैं। तो आई होप को आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, हमने पढ़ा था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रिंसिपल कहाँ पर है? तो इसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ पर है? तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 2010 में न्यू दिल्ली के इंडिया गेट के पास, न्यू दिल्ली हमारी दिल्ली में है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्टैब्लिश किया गया था। अब ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था ताकि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड केस है उनके बारे में सुनवाई किस में होगी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में होगी, ठीक है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। इसका पर्पस क्या था? जितना भी इन्वायरमेंटल है और पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी केस हैं उनको सुनवाई हो, उनकी सुनी जाए, ठीक है। तो अब इसका आंसर प्रिंसिपल, जो उसकी प्रिंसिपल मतलब मुख्य ब्रांच थी जहाँ पे वाइडर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे बहुत सारे केसेस को देखा जाएगा, तो वो वाली जो ब्रांच थी वो थी न्यू दिल्ली इंडिया गेट के पास, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसे कुछ मॉनेटरी प्रोटोकॉल बनाए गए थे ओजोन लेयर के ऊपर। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, पतली होती जा रही थी, तो कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? वो रूल्स रेगुलेशन होती है जिनका हमें पालन करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई थी, ऐसी
रूल्स रेगुलेशन बनाई गई थी, डिज़ाइन की गई थी, जो कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करे, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करे। ये एक इंटरनेशनल, ये क्या था, मॉनेटरी प्रोटोकॉल, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसमें ये बात हुई थी कि हम अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिमिट को सेट कर देते हैं, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजप्शन करना है ऐसी चीज़ों का जो हमारी ओजोन लेयर को हार्म कर रही हैं। तो वही थी मॉनेटरी प्रोटोकॉल, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। तो अब ये कब आई थी? ये आई थी हमारी 1987 में। ये कब आई थी? 1987 में, सितंबर में आई थी 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसल कन्वेंशन किससे रिलेट करता है? बेसल कन्वेंशन क्या होता है? सबसे पहले बेसल कन्वेंशन को समझते हैं। देखो, बेसल कन्वेंशन जो है ना, वो किससे रिलेटेड है, आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। आपको पता है, जो भी हमारे वेस्ट होते हैं, हजार्डियस वेस्ट होते हैं, जो भी हमारा कूड़ा कचरा होता है, इन सब की भी ट्रेड होती है। कोई देश किसी देश से इसे भी खरीदता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों खरीदता है? उसमें से जितने भी सब्सटेंसेस है जिससे फ़ायदा हो रहा है, मेटल वेटल निकाली जा सके, इसलिए ये वेस्ट खरीदे जाते हैं। एक ऐसा देश जिसके पास ये वेस्ट रखने की जगह नहीं है, और एक ऐसा देश जो खरीदना चाहता है, ठीक है। तो ट्रेड होती है कूड़े की भी, ठीक है, देशों के बीच में, ठीक है। अब उसके लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक एग्रीमेंट बनाया गया। बेसल कन्वेंशन क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसमें ये देखा जाएगा कि जो ट्रेड हो रही है उसकी कंट्रोल, उस पर कंट्रोल किया जाएगा, उस पर देखा जाएगा कितनी ट्रेड होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट किया जाएगा अच्छे से उस हजार्डियस वेस्ट का। तो बेसल कन्वेंशन क्या है? एक एग्रीमेंट है जो किससे रिलेटेड है? हमारे हजार्डियस वेस्ट से। ये कंट्रोल करता है किस पे? हमारे हजार्डियस वेस्ट की ट्रेड पर, उसकी ट्रेड पर कंट्रोल करता है। तो समझ में आ गया किससे रिलेटेड है? अब आपको मैंने पूरा आंसर ही बता दिया। बायोडाइवर्सिटी से नहीं, ओजोन लेयर से नहीं, ये हमारा वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से, इन चारों में से बतानी है कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस कौन सी नहीं है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो जेनेटिक नहीं है। तो सबसे पहले है हीमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, जैसे कि अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको, बच्चे दिखाए थे, वो कैसे होते हैं, ठीक है। उनकी थोड़ी सी नाक अंदर की तरफ होती है, गर्दन आगे की तरफ होती है, वो होते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये भी जेनेटिक बीमारी होती है, जिसमें क्या होती है, क्रोमोसोम की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया भी एक जेनेटिक बीमारी है, जिसमें जो सेल्स होते हैं, जो हमारे गोल गोल सेल्स होते हैं रेड, वो कैसे हो जाते हैं, उनकी शेप ऐसी हो जाती है सिकल सेल में, ठीक है। तो ये भी एक जेनेटिक बीमारी है। अब बात करते हैं हम साइज़ोफ्रेनिया के बारे में। साइज़ोफ्रेनिया क्या होता है? साइज़ोफ्रेनिया एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान को लगने लगता है कि सामने वाले जितने भी हैं वो उसके खिलाफ हैं। इस इंसान को अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिसका ये रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता है, लेकिन वो आवाज़ें हकीकत में रियल नहीं होती, ठीक है। अब ये जहाँ से भी गुजरेगा, इसको ऐसे लगेगा कि सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, मेरी ही चुगली कर रहे हैं। तो ये होती है क्या? साइज़ोफ्रेनिया बीमारी, ठीक है। ये जेनेटिक नहीं होती, तो इसका आंसर क्या होगा? साइज़ोफ्रेनिया होगा। अब देखो, इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर मतलब याद करो, एटमॉस्फेयर मतलब हीट वेव, जो वेव जाएंगी वो कहाँ पे जाएंगी? एटमॉस्फेयर में ही तो जाएंगी। बायोलॉजिकल मतलब जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म से, जो लिविंग थिंग से, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। अब देखो, प्लांट वगैरह कुछ है क्या इसमें? हाँ है ना, फॉरेस्ट फायर है, तो ये इससे रिलेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल मतलब जो कि कहीं ना कहीं जियो मतलब भूमि, मतलब अर्थ की सरफेस से रिलेट करता हो। अर्थ की सरफेस क्या होगा? अर्थ की सरफेस ये होगा लैंडस्लाइड, क्योंकि लैंडस्लाइड जियोलॉजिकल डिजास्टर है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल जो कहीं ना कहीं पानी से रिलेट करता होगा, पानी से। अब पानी की कमी होने से ड्रॉट तो होता ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सेकंड इसका आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें इन चारों में से बताना है, इन चारों में से हाई सेस्मिक जोन कौन सा है। हाई सेस्मिक जोन का मतलब क्या होता है? हाई सेस्मिक जोन का मतलब होता है जहाँ पर भूकंप आने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा है कि वहाँ पे भूकंप आ सकता है। तो ऐसी कौन सी जगह है? तो ऐसी जगह है हमारा 2 ऑप्शन पे क्या होता है? ये कहाँ स्थित है, कहाँ पे आता है? ये पाकिस्तान और गुजरात के बीच में आती है। ये जगह पाकिस्तान एंड गुजरात के बीच में आती है, और यहाँ पे 2 प्लेटें होती हैं। एक होती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक होती है यूरेशियन प्लेट। अब जब ये दोनों आपस में टकराती हैं, अपना गतिविधियाँ करती हैं, क्रियाएं करती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2100
मतलब अभी तो 2025 शुरू हो गया, आज न्यू ईयर है, 2025 शुरू हो गया। तो अभी तक की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 8 बिलियन के आसपास है, 8.2 8.16 कुछ ऐसे बिलियन है, ठीक है, 8 की लाइन में है, ठीक है। लेकिन ये एस्टिमेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि जैसे जैसे 50 आएगा, 50 तक आते आते जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो 9.8 बिलियन तक हो जाएगी। और जैसे जैसे हमारा 2100 आ जाएगा, 2100 में जो हमारी पॉपुलेशन होने वाली है वो होने वाली है 11.2 बिलियन। तो इसका फर्स्ट है आंसर, ठीक है, 11.2 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी इतने सन में, ठीक है, ऐसा एस्टिमेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन क्या कहता है, इन्वेस्ट सेंटर, याद करो पढ़ाया था इन्वेस्ट सेंटर क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट सेंटर का जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट भी इन्वेस्ट सेंटर में ही आता है, सेकंड भी इन्वेस्ट सेंटर का हिस्सा है, फोर्थ भी इन्वेस्ट सेंटर का ही हिस्सा है। अब थर्ड जो है ना वो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये ही आंसर है, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा था, नॉट पूछा था। इन्वेस्ट सेंटर क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं हमारे 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन क्या कहता है कि मतलब ऐसा कौन सा फिनोमेना कहता है, ऐसा कौन सा व्यू पॉइंट कहता है कि हमारे ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पर रहते हैं, जो भी नेचर है उसके इक्वल राइट्स है, वैल्यूज़ हैं, जैसे ह्यूमन के हैं ना वैसी उसकी भी वैल्यूज़ है, वैसी ही उसकी भी राइट है। तो ऐसी कौन सी टर्म कहती है, तो इसे बोलते हैं इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, जिसमें हम वैल्यू करते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म की और उन्हें राइट देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एक उदाहरण दिया हुआ है, हमने इंग्लिश मटेरियल का यूज़ किया है कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे इंसानों से जो बिल्कुल नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं। ऐसी कम्युनिटीज़ के साथ हमने इंग्लिश में कम्युनिकेट किया है जो बिल्कुल जानती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ना उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है प्रोसीजरल इनइक्विटी का। प्रोसीजरल इनइक्विटी क्या होती है, प्रोसीजरल इनइक्विटी का मतलब होता है कि ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप जो कि डिनाई कर रहा है, इक्वल सपोर्ट देना ही नहीं चाहता, ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप जो इक्वल सपोर्ट नहीं देना चाहता, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट में उन लोगों ने, जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने चुना है कि हम जो फ्लुएंट होगा ना इंग्लिश में उसको ही बस जॉब देंगे, जो फ्लुएंट नहीं है लेकिन उसके पास स्किल्स है उसको जॉब नहीं दे रहे। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दे रहे, ठीक है। ऐसी मैं बात करूँ दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे कि टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती फिर भी इंग्लिश में पढ़ा रहा है, तो वो इक्वल सपोर्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, डिनाई कर रहा है। ऐसे मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, तीसरा एग्जाम्पल तो यही लिखा है कि मतलब ऐसे लोग जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है और फिर भी हम उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये है हमारा प्रोसीजरल इनइक्विटी। प्रोसीजरल इनइक्विटी का मतलब जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की।